हेलो स्टूडेंट्स, एमए 4 सेमेस्टर्स। मैं आज पेपर 15वां के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया में ही पंचायती राज सिस्टम का भारत में जो और विकास हुआ उस पर नज़र डालेंगे। अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक आम भारतीय के मन मस्तिष्क में यह सोच जरूर थी कि भारत ग्राम स्वराज्य की ओर अवश्य जाए। ग्रामीण समाज की ओर उन्मुख हो। संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि के रूप में नगरीय एवं स्थानीय स्वशासन को स्थान दिया गया। स्थानीय शासन अर्थात नगर निगमों, विकास न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के गठन एवं शक्तियों का प्रावधान करती है। इससे स्पष्ट है कि पंचायती राज का जो सकारात्मक शुरुआत है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नजर आने लगा। पंचायती राज से संबंधित एक विशेष प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा, इस ओर काम करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें ऑटोनोमस बॉडी होने के लिए
और योग्य कार्य करने के लिए आवश्यक हो। ऐसा नहीं है कि संविधान में यह जो प्रावधान किया गया यह बहुत सहजता से किया गया। संविधान निर्माण के शुरुआती दौर में पंचायती राज से संबंधित कोई भी स्पष्ट प्रावधान होने पर महात्मा गांधी ने हरिजन के 21 दिसंबर 1947 के अंक में लिखा कि मुझे बताया गया कि संविधान के मसौदे में ग्राम पंचायतों एवं विकेंद्रीकरण के लिए कोई नीति निर्देश नहीं है। यह निश्चित ही एक बड़ी भूल है जिसमें अविलंब सुधार होना चाहिए। तभी स्वतंत्र भारत में जन साधारण की आवाज़ को बल मिलेगा। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होगी उतनी ही भारत के गांवों का विकास होगा। संविधान सभा ने प्रथम रूप से अनुच्छेद 31 के 3 में पंचायतों को स्थान दिया था, जो परिवर्तित होकर अनुच्छेद 40 के रूप में सामने आया। 22 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने पंचायतों से संबंधित प्रावधान को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा टी प्रकाशम ने ग्राम स्वराज को संविधान का आधार बनाने पर बहुत बल दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और टी प्रकाशम ने ग्राम स्वराज को संविधान में शामिल करने के लिए काफ़ी बल दिया। इस संबंध में पंचायती राज सिस्टम के विकास यात्रा के संबंध में या पंचायती राज सिस्टम के इतिहास के संबंध में हम लोगों को बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनाई गई, उसके भी क्रियाकलापों को देखना, उसके भी रिपोर्टों को देखना आवश्यक है। योजना आयोग की योजना से संबंधित परियोजनाओं की समिति कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट्स ने 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल स्टडी टीम फॉर द कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस गठित किया। योजना आयोग की योजना संबंधी परियोजनाओं की एक समिति ने एक कमेटी का गठन किया बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में। उसके अध्यक्ष जो थे बलवंत राय मेहता थे, इसलिए इसको बलवंत राय मेहता समिति भी कहा जाता है। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप दी। मेहता समिति की रिपोर्ट 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तथा अप्रैल 1958 में सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई। मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता का संस्थागत स्वरूप मानते हुए तत्काल इनकी स्थापना का सुझाव दिया। मेहता समिति ने इस संबंध में 2 प्रमुख बातों पर बल दिया। एक तो यह कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जन सहभागिता की उपेक्षा की गई थी, जबकि प्रभावी विकास हेतु जन सहभागिता आवश्यक है।
बलवंत राय मेहता समिति का कहना था कि जितने भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाए गए उसमें जन सहभागिता की ओर ध्यान नहीं दिया गया, लोगों के सहयोग को नज़रअंदाज किया गया, लोगों के जन भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया, जबकि इफेक्टिव डेवलपमेंट के लिए, सही विकास के लिए, प्रभावकारी विकास के लिए जन सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। लोगों का प्रत्यक्ष सहयोग, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही आवश्यक है। दूसरी यह कि सरकार केवल मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा उच्च स्तरीय नियोजन कार्य तक सीमित रहे तथा योजना क्रियान्वयन कार्य स्थानीय संस्थाओं को सौंप दे। दूसरी, उन्होंने उस कमेटी ने कहा कि सरकार केवल मार्गदर्शन करे, निरीक्षण करे और उच्च स्तरीय नियोजन कार्य तक ही सीमित रहे और इसके कार्यान्वयन का जो कार्य है, जो इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है, इम्प्लीमेंट करने का, उसको पूर्ण रूप से स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाए। स्थानीय संस्थाओं मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रस्तावित है। बलवंत राय मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें और भी कई प्रकार के विकास की ओर ध्यान दिया। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाए। बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा गया पहले नंबर 1 में कि त्रिस्तरीय ढांचा, पंचायती राज का त्रिस्तरीय मतलब तीन लेवल का स्ट्रक्चर बनाया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। यानी उन्होंने पंचायतों को 3 स्तर पर बांटने की सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना हो। नंबर 2, उन्होंने कहा कि निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष विधि से होना चाहिए, उसका जो इलेक्शन हो वह डायरेक्ट हो। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्य दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होना चाहिए। 2 महिलाएं तथा 2 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से लिए जाए। नंबर 3 पर उन्होंने कहा कि पंचायत समिति में प्रत्यक्ष, पदेन, मनोनीत तथा संबद्ध सदस्य हों। संबंधित विधायक भी इसका सदस्य हो। चौथा बात उन्होंने ये कहा कि जिला परिषद में पदेन जो अस्थायी रूप से पद को प्राप्त करते हैं या पद पर आसीन रहते हैं, जो भी उस पद पर जाएगा उसका वो मेंबर या सदस्य होगा। पदेन मनोनीत, सहवरित, कोऑपरेटेड तथा संबद्ध सदस्य हों। जिले के सांसद तथा विधायक भी जिला परिषद के सदस्य होने चाहिए। नंबर 5 में उन्होंने कहा कि पंचायत समिति समस्त विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य इकाई हो। पंचायत समिति जो हो, जितने भी तरह के डेवलपमेंट प्लानिंग है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो क्रियान्वयन है वह वही करे। समिति की दृष्टि में पंचायत समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धुरी थी। यानी कि बलवंत राय मेहता की समिति जो थी उसकी दृष्टि में पंचायत समिति जो थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धुरी थी। यानी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, विकेंद्रीकरण होता है, वह एक मजबूत कड़ी
साबित हो सकती थी। नंबर 6 में उन्होंने कहा कि जिला परिषद मुख्यतः मार्गदर्शन, परामर्शदात्री तथा समन्वयक संस्था बने। जिला कलेक्टर जिला परिषद का अध्यक्ष बने। जिला परिषद मुख्य रूप से मार्गदर्शन करे, परामर्श दे और कोऑर्डिनेशन बना के रखे। जिला कलेक्टर जो है इसके जिला परिषद के अध्यक्ष बने। जिला परिषद केवल पर्यवेक्षण एवं समन्वय कार्य करेगी, कार्यवाही कार्य नहीं करेगी। इस प्रकार से और भी बलवंत राय समिति ने और भी सिफारिशें की, जिसका भी अवलोकन करना हम लोगों को आवश्यक है। समिति ने ग्राम पंचायतों के लिए 2 प्रकार के कार्य बताया। बलवंत राय समिति ने ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए 2 बातें निर्धारित किया। प्रथम कि वे विकास कार्य जिन्हें पंचायत समिति के निर्देशानुसार आवंटित धनराशि के अनुसार क्रियान्वित किया जाना था, और दूसरे कार्य वे थे जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा अपने निजी आय स्रोतों तथा प्राप्त अनुदानों से पूरा किया जाना अपेक्षित था। ग्राम पंचायत के आवश्यक कार्यों दायित्वों में गृह कार्य हेतु जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक गलियों, नालियों तथा तालाबों का निर्माण एवं उनका रखरखाव, अकाल राहत, भू प्रबंध, पशुधन लेखा जोखा, पंचायत की सड़कें और पुल तथा पुलियाओं, नालियों आदि का निर्माण और मरम्मत, प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षण, पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य तथा गांव से संबंधित आंकड़ों का संकलन सम्मिलित किए गए। आगे जो सिफारिश किए बलवंत राय समिति ने कि समिति ने ग्राम पंचायतों के लिए आय के स्रोत भी निश्चित किए, कि उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत जो है अपने इनकम के लिए किन सोर्सेज का इस्तेमाल करेगी, किस स्रोत से ग्राम पंचायतों को आय की प्राप्ति होगी, टैक्स की प्राप्ति होगी। उस पर भी बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें किया, जिसमें उन्होंने पहला कहा कि गृह कर, घरों पर लगाया जाने वाला कर, चुंगी या सीमा कर, एक सीमा से दूसरे सीमा में जो व्यापार होगा उसका कर, जलापूर्ति शुल्क, जल की जो आपूर्ति होगी उसका शुल्क, प्रकाश व्यवस्था शुल्क, पशु विनिमय कर, पशु की जो खरीद बिक्री होगी उसका विनिमय उसका भी कर लिया जाएगा, बाजार एवं हाट जो लगता है उस कर के भी भागीदार जो है ग्राम पंचायत ही होगी। गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, बोझा ढोने वाले पशुओं तथा नाव इत्यादि पर भी कर लगाए जाएंगे। तालाबों से होने वाली आय भी इसमें शामिल की गई। पंचायत समिति, जिला परिषद तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान जो ग्रांट्स आएंगे पंचायत समिति से और जिला परिषद से और राज्य सरकार से, उसका भी भागीदार जो है उसको भी यूज करने का काम जो है ग्राम पंचायत करेगी। मवेशी खाने से आय जो बड़े पैमाने पर जानवरों का पालन जहाँ से होता है उस पर भी कर लगाया जाएगा। फिर है कसाई खानों पर शुल्क, जो कसाई खाने हैं
उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। समिति का मानना था कि ग्राम पंचायत जो है भू राजस्व वसूलने का कार्य भी करे, यानी कि जमीन से संबंधित जो कर होता है, भूमि से संबंधित जो कर होता है, उसको भी वसूलने का कार्य जो है ग्राम पंचायत ही करे। समिति की यह भी अनुशंसा थी यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व वर्षों में कर न चुकाया हो तो पंचायत उसे अगले चुनाव में मतदान अधिकार से वंचित कर दे। यानी कर के संबंध में समिति की जो धारणा थी वह बहुत ही सख्त थी। उनका कहना था कि जो व्यक्ति पूर्व के वर्षों में कर न चुकाया हो उन्हें अगले पंचायत चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें मतदान करने नहीं दिया जाए। पंचायत समिति के लिए भी बलवंत राय समिति ने अपनी सिफारिशें पंचायत समिति के आय से संबंधित कि पंचायत समिति को कहां से आय प्राप्त होगा उससे संबंधित भी बलवंत राय समिति ने अपनी सिफारिशों में उल्लेख किया है, जिसमें पहला है भू राजस्व पर अधिभार, यानी कि भूमि से संबंधित कर, सिंचाई कर, नहरों से, तालाबों से और भी जो साधन है ये का सिंचाई के, उनसे जो कर लगाया जाएगा उसके जो हकदार होगा वह पंचायत समिति होगा। व्यवसाय से बिजनेस कर भी प्राप्त करने का अधिकारी पंचायत समिति होगा। अचल संपत्ति के हस्तांतरण शुल्क पर अधिभार, यानी कि अचल संपत्ति का जो ट्रांसफर होगा एक हाथ से दूसरे हाथ में, उस पर जो कर लगाया जाएगा उसको प्राप्त करने का जो अधिकारी होगा वह पंचायत समिति होगा। सड़क एवं पुलिया पर टोल टैक्स, जो सड़क और पुलिया का जो टोल टैक्स होगा उसको लेने का अधिकार पंचायत समिति होगा। तीर्थ यात्री कर, एक दूसरे जो मंदिर में या जो जितने भी धार्मिक स्थान है उस पर भी जो कर लगाया जाएगा उसको प्राप्त करने का काम पंचायत समिति करेगी। मनोरंजन कर, मनोरंजन से संबंधित कर भी पंचायत समिति वसूल कर सकती है। प्राथमिक शिक्षा पर उपकर शेष, शिक्षा से संबंधित भी जो थोड़ा कर होगा उसको भी प्राप्त करने का काम पंचायत समिति करेगी। जन सहयोग से प्राप्त आय, जो जन सहयोग से प्राप्त आय होगा उसको भी प्राप्त करेगी। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, खंड क्षेत्र में वसूले गए भू राजस्व का 40% कम से कम, मोटर कर का 1 भाग, मत्स्य क्षेत्र आदि के किराया एवं लाभ, जो मछली पालन है उसके क्षेत्र में भी कर लगाने का काम पंचायत समिति करेगी। इस प्रकार से बलवंत राय समिति ने अपनी सिफारिशों में पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए और उनके आय के लिए अनेक सुझावों और सिफारिशों का उल्लेख किया है। मेहता समिति की रिपोर्ट आते ही राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों को अपनी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पंचायती राज का ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया था। सन 1959 में स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद ने भी मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का निर्णय किया था। आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ कैसे हुआ उस पर भी अब देखना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पूर्णतः
2 अक्टूबर 1959 से ही शुरू होती है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व ही ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों रजवाड़ों में पंचायती राज कानून बनने लग गए थे। स्वतंत्रता के बाद 22 देशी रियासतों को एकीकृत करके बने राजस्थान में सन 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में ग्राम पंचायतों के गठन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन और उसके अन्य अधिकारों को बताया गया। राजस्थान में इस कानून में ग्राम सभा का प्रावधान ही नहीं था। वैसे 20वीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक से भारत के ब्रिटिश शासित राज्यों तथा रजवाड़ों दोनों में ही ग्राम पंचायतों की स्थापना के प्रयास शुरू हो चुके थे। मैसूर राज्य 1902, पंजाब 1912, मध्य प्रांत 1920, होलकर स्टेट 1920 तथा जम्मू कश्मीर 1935 राज्य ने स्वतंत्रता से पूर्व तथा बिहार 1947, उड़ीसा 1948, मद्रास 1950, हैदराबाद 1951, पंजाब 1952 नया कानून तथा हिमाचल प्रदेश 1952 ने स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज कानून स्वीकार किया। इस संबंध में मेहता समिति की सिफारिशें आने के बाद राजस्थान विधानसभा ने 2 दिसंबर 1959 को राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित करके मेहता समिति की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया। राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में पंडित नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके पश्चात 1960 में तमिलनाडु, असम एवं कर्नाटक, सन 1962 में महाराष्ट्र, सन 1963 में गुजरात, सन 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज की विधिवत शुरुआत हो गई। सन 1965 तक मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तथा लक्षद्वीप को छोड़ से सभी राज्यों में पंचायती राज की स्थापना हो चुकी थी। राज्य सूची का विषय होने तथा भारत सरकार द्वारा राज्यों को छूट मिलने के कारण राज्यों में पंचायती राज का विधिवत पूर्ण स्वरूप विकसित होने लगा। स्थिति यह रही कि केरल तथा जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय पंचायती राज अर्थात केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया। सन 1968 तक देश में 362 जिला परिषदें, 4,527 पंचायत समितियां तथा 2,17,300 ग्राम पंचायतें गठित हो चुकी थी। उस समय देश के कुल 5,79,000 गाँवों का 96% भाग पंचायती राज संस्थाओं के अधीन था। औसतन 48 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति तथा 600 ग्राम पंचायतों पर एक जिला परिषद कार्यरत थी। उसी दौर में प्राय सभी विकास योजनाएं जिला परिषद के माध्यम से निष्पादित होने लगी थी। इसी समय जितने भी विकास कार्यक्रम थे वह जिला परिषद के माध्यम से क्रियान्वित होने लगे थे। उस दौर में प्राय सभी विकास योजनाएं अपने पटरी पर दौड़ने लगी थी। 60 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति बहुत उत्साह का वातावरण था। स्थिति यह थी कि जब सन 1961 में ब्रिटिश महारानी
एलिजाबेथ द्वितीय प्रथम बार भारत आई तो उन्हें जयपुर के समीप भांकरोटा ग्राम पंचायत का भ्रमण कराया गया था। कुछ राज्यों में जिला कलेक्टर जिला परिषद का सचिव बनाया गया तथा उत्साह की स्थिति यह थी कि कई बार पंचायत समिति का विकास अधिकारी भी IAS हो सकता था। 70 का दशक आते आते नौकरशाही तथा दिग्गज राजनेताओं को यह आभास हो गया था 70 का दशक आते आते अधिकारियों और नौकरशाहों को और राजनेताओं को यह आभास हो गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम पर स्थानीय राजनेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। अतः पंचायती राज के प्रति विमुखता प्रदर्शित की जाने लगी। जब अधिकारियों, नौकरशाहों और राजनेताओं ने देखा कि स्थानीय स्तर पर राजनेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होने के पश्चात पंचायतों का विकास होने के पश्चात स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं, स्थानीय स्तर पर जो लीडरशिप है, उनका एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। तो ये सबको देखते हुए ऊपर के जो राजनेता थे, ऊपर के जो अधिकारी थे और ऊपर के जो नौकरशाह थे, वह इसके प्रति उदासीनता का रवैया अपनाने लगे। धीरे धीरे कुछ बड़े विकास कार्यक्रम जैसे लघु कृषक विकास तथा अन्य प्रकार के कार्य गति पकड़ने लगी। इस प्रकार से भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है अपना सुदृढ़ स्थान बनाने लगी। राजस्थान में सन 1965 से 1978 तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए। ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में भी थी। इस बीच पंचायती राज से संबंधित अन्य समितियों की रिपोर्ट भी सामने आई, किंतु सरकार का उदासीनता का दौर बना रहा। ये समितियां थी ग्राम समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु अध्ययन दल, जयप्रकाश नारायण समिति 1960 से 61, पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर RR दिवाकर समिति 1962, पंचायती राज संस्थाओं में लेखा तथा बजट पर M रामकृष्णैया अध्ययन दल 1963, पंचायती राज वित्त पर के संस्थानम अध्ययन दल 1963, पंचायती राज चुनावों पर के संस्थानम समिति 1965। इस प्रकार से कई समितियां इसके संबंध में बनाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी सरकार को सौंपी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो है वह गति नहीं पकड़ पा रही थी। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण थे जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था अपने विकास लक्ष्य की ओर बढ़ने में सफल नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में भी कई दोष परिलक्षित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत जो है पंचायती राज व्यवस्था के प्रति बिल्कुल ही उदासीन हो गया था, बल्कि उतार चढ़ाव होते हुए भी कई प्रकार के पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विकास होते गए। युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज को पुनर्जीवित करने
तथा संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु जिस आंदोलन को अपने कार्यकाल में जीवंत बनाए रखा, उसकी सुखद परिणति 15 मई 1979 को सामने आई। स्वयं राजीव गांधी ने इस दिन पंचायती राज को सशक्त करने संबंधी संविधान का 64वां संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। लोकसभा चुनावों से पूर्व यह प्रस्तुत विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं हो सका। वस्तुतः यही वह आधार विधेयक है जो भविष्य में परिवर्तित होकर 73वां संविधान संशोधन के रूप में सामने आया। राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था को काफ़ी सशक्त बनाना चाहते थे, काफ़ी उसके प्रति उनका आकर्षण था। इसीलिए 64वां जो संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा गया, उसको भी संक्षेप में देखना हम लोगों को आवश्यक है। इसमें कहा गया कि इसमें मुख्य प्रावधान थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो और ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो, मध्य स्तरीय पंचायत में ग्राम स्तरीय पंचायत का तथा जिला स्तरीय पंचायत में मध्य स्तरीय पंचायतों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व हो, मध्य एवं जिला स्तरीय पंचायतों में विधायक एवं सांसद सदस्य हों, किंतु उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। मध्य स्तरीय पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित होगा। जहां अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों ने अपने से किया है, वहां अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से हटाते समय कुल सदस्यों में से आधे से अधिक मतदान के समय उपस्थित होना जरूरी होगा, तो यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। आगे इसमें प्रावधान था कि पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। यदि इन वर्गों की जनसंख्या अपर्याप्त है तो एक पद आरक्षित होगा और आरक्षित वर्ग में 30% भाग जो है आरक्षण में जो है 30% भाग जो है इन्हीं वर्गों की महिलाओं हेतु आरक्षित होगा। यदि यह आरक्षित पद 2 ही है तो 1 पद महिलाओं हेतु होगा। पंचायत राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं हेतु पंचायतों के अध्यक्ष पद पर आरक्षित रह सकती है। आगे प्रावधान में कहा गया कि सभी पंचायतों में प्रत्यक्ष विधि से भरे जाने वाले पदों के 30% पद महिलाओं हेतु आरक्षित होगी। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। मध्यावधि में भंग होने पर 6 माह में चुनाव पुनः होंगे तथा मध्यावधि में पुनः गठित पंचायत की अवधि केवल शेष भाग के लिए होगी। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास की योजनाएं पंचायतें क्रियान्वित करेगी। इस हेतु उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट कहा गया कि राज्य सरकारें जो है इन संस्थाओं को करारोपण वसूली की शक्तियाँ देगी, कर प्राप्त करने की शक्तियाँ देगी। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि इस विधेयक के पारित होने के 2 वर्ष के भीतर राज्य सरकार एक वित्त आयोग का गठन करेगी, जिसका नवीनीकरण प्रति 5 वर्ष बाद किया जाएगा। यह आयोग पंचायतों के करारोपण मदों, राज्य तथा पंचायतों के बीच राशि आवंटन के मापदंडों तथा अनुदान संबंधी सुझाव देगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परीक्षा से परामर्श कर राज्यपाल पंचायतों के लिए लेखा एवं अंकेक्षण की विधि निर्धारित करेगा। नेक्स्ट इसमें प्रावधान किया गया कि पंचायतों के चुनावों एवं मतदाता सूचियों की देखरेख, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां भारत के निर्वाचन आयोग में होगी। इस हेतु राज्य स्तर पर नियम बनाए जाएंगे। यानी कि पंचायत का जो चुनाव होगा, उसके जो वोटर लिस्ट होगा, उसकी देखरेख, उसका मार्गदर्शन और उसका नियंत्रण जो है वह सभी जो है
भारत का निर्वाचन आयोग करेगी। इस हेतु राज्य स्तर पर नियम बनाए जाएंगे। यह विधेयक नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में जहां अनुच्छेद 244 में वर्णित जनजाति क्षेत्रों, मणिपुर के पहाड़ी भागों एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र जहां पहले से ही जिला परिषदें कार्यरत है वहां लागू नहीं होगी। इस विधेयक में ग्राम सभा की चर्चा नहीं थी। संभवतः यही इसकी बड़ी कमी थी। कालांतर में सन 1992 में पारित हुए 73वें संविधान संशोधन तथा उसमें आगे का विवरण भी समझना हम लोगों के लिए आवश्यक है। थैंक्स। नेक्स्ट इसी के पेपर के अंतर्गत हम लोग अदर चैप्टर देखेंगे।